ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए एक बार से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इतनी है, और मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा कितना होगा, वो चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, जैसा कि मैंने बताया मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में आ चुका है पहले, नोट कीजिएगा। ठीक है, फोर्स हमारा कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है और एक्सेलरेशन निकालनी है। तो फोर्स का एक फार्मूला ये भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका तो कोई एंगल बनेगा नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ फोर्स की जगह एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, क्योंकि मास और मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई एंगल बनेगा नहीं, मास स्केलर है ना। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स को रिप्लेस कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो मास तो कोई एंगल बनाता नहीं, तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड में भी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट में कर देता हूँ, ए डॉट बी। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा इनका, रेज कीजिएगा एंड, जिसको पता है इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जिसको पता है रेज कीजिए। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जिसको पता है इसका वो नीचे रेज कीजिए एंड। बस भाई साथ पुट कीजिए, देखो तो ए डॉट बी जीरो, ए की वैल्यू थी हमारे ऊपर 3i माइनस एल्फा जी, क्वेश्चन में गिवन थी। बी की वैल्यू पुट करो 2i प्लस 3j इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके। 3 इंटू 2 6, आई इंटू आई 1 माइनस एल्फा इंटू 3 3 अल्फा इक्वल टू 0। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये इसमें आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से करते हैं। आई डॉट आई 1 होता है, 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट में सिखाया जाता है। ठीक है, तो आई वाले को आई वाले से करना होता है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा, तो माइनस 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस काटो, अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें किसी को डाउट हो, किसी का नोट नहीं हुआ, बताइए। चलिए देखिए, तो बायट सर्किट लॉ जो है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है, मैंने बताया है। तो बायट सर्किट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो बायट सर्किट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट पे, ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान दो, पहले फिर लिखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायट सर्किट, अकॉर्डिंग टू बायट सर्किट लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा वायर में करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ डीएल। तो जो डीएल स्मॉल लेंथ है, ये तो चलो ठीक है, लेंथ तो हमने लिमिटेड ही लेनी है, इसका तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, स्मॉल लेंथ डीएल पे डिपेंड करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर। तो जो आईडीएल और आर के बीच में एंगल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। तो इन 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इन चारों को। तो ये 4 फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू बायट सर्किट लॉ। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा यहाँ तक। ये जस्ट लाइक द कूलम्स लॉ ही है। जैसे कूलम्स लॉ से तो फोर्स निकालते हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो बायट सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम। देखो, जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कूलम्स लॉ में जो फोर्स आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। लॉन्ग रेंज लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब। तो मैं लिख सकता हूँ ना, लॉन्ग रेंज लॉ को फॉलो करता है, लॉन्ग रेंज लॉ को फॉलो करेगा। ओके, ऐसे ही फोर्स होता है। जो फोर्स होता है हमारा F इक्वल टू
1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, वो भी लॉन्ग रेंज लॉ को फॉलो करता है, फोर्स भी हमारा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये तो सिमिलरिटी होगी इनमें। डिसिमिलरिटी क्या है, जो फोर्स होता है उसमें एंगल नहीं आता, देखो साइन कहीं पे भी नहीं आता एंगल, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे उसमें साइन थीटा एंगल आया हुआ है, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल यदि जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स जो होता है कूलम्ब्स लॉ में जो निकाला था वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी 1 मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इन चारों पार्ट को कंबाइन करो आप, तो यहाँ तक किसी का रहता तो बताइए, फिर हम आगे चल रहे हैं, इन चारों पार्ट को कंबाइन करेंगे। तो इन चारों को कंबाइन कर लीजिए, इन चारों को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा देखिए, तो हम चारों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो चारों को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा बताइए, हाँ ये चारों को कंबाइन करके बताओ क्या मिलेगा। चलो उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, देखो तो हमने चारों को कंबाइन कर लिया जी, यहाँ पे देखो, तो चारों को कंबाइन करके हमें मिला dv म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अच्छा चलो इसको एक स्टेप आगे ले लेंगे, ये कांस्टेंट होता है वैसे, ये पहले ऐसे लिख लो, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इन चारों को कंबाइन करके हमें ये वाली चीज मिल जाएगी, dv इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये हटाते हैं ना, तो इसकी जगह हमारा आता है मीडियम का कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको 1 डाल देते हैं, तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ होता है, म्यू नॉट जो यहाँ होता है, म्यू नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री स्पेस की, दो चीज की कंपेयर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे परमिटिविटी होती थी ना, वैसे ही परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी हमें बताती है किसी भी मीडियम से, ठीक है जी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास हो रही है तो परमेबिलिटी भी कम होगी। तो म्यू नोट क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमें क्या बताती है, किसी भी मीडियम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, ओके। जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, टेस्ला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है, और मीटर आपको पता लेंथ की यूनिट है। तो टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ये हमारी म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है बाइट लॉ से कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसमें अब आप केस देखते हैं, देखो केस 1 देखो, इसमें तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या बनता है कि जो पी पॉइंट है वो वायर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 का यही मतलब बनता है, देखो डायग्राम से देख लो एक बार। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या बनता है, देखो ये हमारा थीटा था, देखो ध्यान दो ऐसे था ये, आर के बीच में और आईडीएल के बीच में, आईडीएल और आर के बीच में जो एंगल वो थीटा है, तो इसका 0 होने का, ये मान लो 30 है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा 15, 15 से फिर ये होगा 10, 10 से होगा 0। तो 0 होने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ना पी वाला, ये वाला पी पॉइंट वायर पे ही लाई करेगा, ये मतलब है, ओके। तो जब आप पी पॉइंट वायर पे ही लाई कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जरा ये वाला केस उसमें पुट करो, देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, पॉइंट पी विल लाई ऑन दी वायर, विल लाई ऑन दी वायर, वायर पे लाई करेगा, ठीक है। तो विल लाई ऑन दी वायर, तो पॉइंट पी वायर पे लाई करता, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना आएगा, डी बी इक्वेशन 1 में पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0/r², ये बन गया आई डी एल साइन 0/r²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। आई डी एल साइन 0/r², तो ये हमारा आता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई साइन जीरो तो जीरो ही होता है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। साइन जीरो जीरो होता है तो ये कितना आ जाएगा, यही कर लो, मैग्नीट्यूड फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा सीधा। ओके, आई तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ऐसे केस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। या फिर आप ऐसे बोलो कि कोई भी वायर अपने ऊपर, खुद के ऊपर, यदि इसमें से करंट पास हो रहा है अपने खुद के ऊपर, उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर, किसी भी वायर का खुद के ऊपर, अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो, उसके खुद के करंट की वजह से। तो इफ करंट पासिज फ्रॉम ए वायर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट ड्यू टू दिस करंट विल बी जीरो। ठीक है, यहाँ तक किसी का नोट होना रहता, बताइए। केस टू में हम थीटा इक्वल टू, केस टू देखिए, केस टू में क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, पॉइंट पी विल लाई परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट, परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट आइडियल। ये पास लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं इसको, परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट आइडियल। चलो 90 पुट करो जरा, अपने इक्वेशन में 90 पुट करो, इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन में 90 पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वेयर साइन 90। साइन 90 में कितना होता है, 1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, इससे ज़्यादा होती नहीं है साइन की। ठीक है, तो साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो डी बी यहाँ से हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये मैक्सिमम करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो मतलब वायर से 90 डिग्री पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। वायर से 90 डिग्री पे जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर। वायर शॉर्ट लॉ कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म देखिए, इन वेक्टर फॉर्म वायर शॉर्ट लॉ। तो ये डीबी की इक्वेशन आई थी हमारी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीबी। तो इसको आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए इसको आप आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड कीजिए, आई डी एल आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड। तो आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई इसमें इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई है, नीचे आर से डिवाइड कर दिया। अब देखो जी ये बन जाता है, देखो एक तो वेक्टर ये हो गया आइडियल, करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, आर दूसरा वेक्टर है, और साइन थीटा उनके बीच का एंगल है। तो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं या डॉट लिखूं, बताइए। इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, डॉट है हमारा जी, आप देख रहे हो हमने आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया इसको। तो आई डी एल भी एक वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर के हमारे क्रॉस प्रोडक्ट से डी बी आएगा हमारा। तो वेक्टर फॉर्म में ये बन गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो, कोई दिक्कत हो, चलिए।